पिछली बार क्वेश्चन आया था जो हमने किया था। क्वेश्चन ये था कि एक प्लैंक है 4 सेंटीमीटर मोटा हमारे पास, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन कर रहे हो ना। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू, ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा और ना ही ये बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी ये? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट तो इसमें भी ऐसी है, इसमें भी ऐसी है। बस फर्क समझ लो कि ये 4 सेंटीमीटर में और ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर से, इतना ही फर्क पड़ा। तो मॉलिक्यूल्स तो उतनी फोर्स लगाएंगे इसको रोकने के लिए, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। समझो लेयर बढ़ गई मॉलिक्यूल्स की। तो हमने क्या करा, हम ये भी कर सकते हैं v² किसके प्रोपोर्शनल हो गया? सीधा सीधा, ना ये बदला ना ये बदला ना ये बदला। जब कुछ भी नहीं बदला तो जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें हटा दो। v² किसके प्रोपोर्शनल आ गया? s के। पहले वेलोसिटी कितनी थी? 100। अब वेलोसिटी कितनी है? पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था? 4। अब कितना है? इसे डिवाइड कर लो आपका आंसर, ठीक है। आप वैसे करोगे तब भी वही आएगा, वही आएगा। हटा दो, हटा दो। जैसा आपके एग्जाम कब आ रहे हैं? नंबर तो बताया तुमने मुझे, एक आध दो। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए जरा। द साइन ऑफ वर्क डन दिख रहा है? दिख पा रहा है? राइट ऑफ करनी है, कर दो राइट ऑफ। पीछे की बेटा तू ज्यादा करना है मतलब एक तो ये जो क्या है ये नोट जो है इसके नीचे वाला बंद करो, एक तो ये बंद हो, एक वो भी कर दे नीचे से। बस ध्यान रखियो एसी वाला मत कर दियो, एसी वाला मत कर दियो, नीचे 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 बेंच के एसी के बराबर वाला मत करना, एसी वाला मत कर देना। 16 एम्पियर के बराबर में जो है। गुड, अच्छा बच्चा। अब कुछ थोड़ा क्लियर है। साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वर्क डन का पॉजिटिव नेगेटिव, हमने 3 तरह के वर्क करे थे, याद है कुछ? जब भी थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब भी 90 से कम है तो वर्क पॉजिटिव, 90 है तो 0, और अगर 180 है तो नेगेटिव। ये हमने उस दिन करा। अब जरा देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। और एक चीज, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी आपने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कब होती है पॉजिटिव, कब होती है? याद दिलाओ कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है? वो भी ऐसी होती है जैसे नहीं, सब भूल गए। जब भी रिपल्शन की वजह से आएगी तो हमेशा कैसी आएगी? देख मैं भी भूल गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब ये दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्शन की वजह से जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी नेगेटिव आएगी हमेशा। कोई बाउंड सिस्टम हो, बाउंड सिस्टम मैंने उस टाइम भी बताया था। एक ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक क्यों है? क्योंकि चल रहा है। पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि बंधा हुआ है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। बाउंड सिस्टम है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है इसमें। बाउंड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है? नेगेटिव। और अगर रिपल्शन होगा तो कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब जरा आगे देखें इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कहता है साइन ऑफ वर्क डन आपको निकालना है। साइन ऑफ वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या? पहला है वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ अ रोप। एक रस्सी से कुएं से ऐसे करके बाल्टी से पानी निकालना है। बताइए वर्क डन कैसा होगा? वो फोर्स भी इधर को ही लगा रहा है,
डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रही है, तो थीटा कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, है ही नहीं, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे आएगा? अच्छा मैंने सुना गलत, सॉरी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस, बताते जाइए नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करेगी? नीचे, और जाएगा किधर? कितना एंगल हो गया? बात कर, आगे चलो, अगला ढूंढो। देखो अब मैं आज दिखेगा, मैं बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ अगला देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। पहले करा था, अगर आपको याद हो तो, ये तो इंक्लाइंड प्लेन पे कर रहा था, कम से कम मैंने सरफेस पे करवाया था। डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, फ्रिक्शन इधर होगी। इंक्लाइंड प्लेन पर भी ऐसे ही होगा, बॉडी नीचे को आएगी तो डिस्प्लेसमेंट इधर होएगी, फ्रिक्शन इधर लगेगा। एंगल कितना आ गया? 180। नेगेटिव, नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव भी होता है। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन मूविंग अ बॉडी ऑन अ रफ और sorry, horizontal plane with uniform velocity. Work done by applied force on a body. Applied force. Work done by applied. बताओ यार, बताओ इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी बॉडी को खींच रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो, ठीक? उसने बोला फ्रिक्शन के अगेंस्ट, उसने बोला वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कुछ नहीं बोल रहा ना, क्या कह रहा है? अप्लाइड फोर्स इधर को लग गई, बॉडी भी इधर कुछ जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जाने को क्या वर्क डन है? पॉजिटिव। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन ही है। रेजिस्टिव फोर्स कुछ और भी तरह की होगी, हो सकता है कुछ और तरह की हो, एयर का रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी और चीज का रेजिस्टेंस हो सकता है, पानी की बूंद गिर रही है तो उसमें अब थ्रस्ट लग सकती है ऊपर, तो रेजिस्टिव फोर्स कुछ भी हो सकती है। तो रेजिस्टिव बॉडी नीचे को भाग रही है, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर को लग रही है, बॉडी इधर को जा रही है, रेजिस्टिव फोर्स इधर को लग रही है, क्या होगा? नेगेटिव। इसमें आंसर है। क्लियर? आगे चलो, बहुत सारी चीजें शुरुआत से एनसीईआरटी से करा करो, बहुत तुम्हें मजा आएगा, चीजें समझ में आएंगी कम से कम। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम ये वाला था। कुछ पढ़ा दिखा? हाँ। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, ये तो इसका नहीं है, ये इसके हैं एग्जाम्पल्स, ये वाला था, ये वाला, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल छोटे वाला, मुझे लगा न्यूमेरिकल्स में इसमें नहीं है। A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied force, ठीक है, on a table with coefficient of kinetic friction 0.1, work done by applied force in 10 seconds। ये पूरा आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आंसर्स मैच करूँगा, क्योंकि ये 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी करो, मजे लेके। ले बेटा, a body of mass 2 kg initially at rest, u0 side में, initially at rest moves under the action of an horizontal force, कितना फोर्स लगा दिया आपने? 7 न्यूटन का, on a table with coefficient of kinetic friction दिया हुआ है 0.1। कंप्यूट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। बताइए अगर फोर्स को 10 सेकेंड लगाया जाए तो कितना वर्क डन फोर्स करेगी?
मास भी दिया हुआ। अब एक बात देखिए, बॉडी रुकी हुई है, आपने फोर्स लगा दी तो बॉडी चली होगी, एक्सेलरेट हुआ होगा। एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी जीरो से बढ़ते 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 2 3 4 5 कुछ हो गई होगी। अरे नया बच्चा कहाँ था 2 दिन से? सर तबीयत खराब, फीवर हो गया। फीवर हो गया था? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम तो कल भी तुझे याद कर रहे थे, मेरे रौनक ही नहीं हो रही क्लास में, मजा ही नहीं आ रहा। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन किसके बराबर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ना तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम, ना मुझे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ चाहूँ तो इक्वेशंस लगा के, है ना। आपके पास u है, मेरे से मत करवाओ यार, मैं कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, तुम लोग थोड़ा दिमाग। और हर बार इक्वेशन तो मोशन ही क्यों लगाना है? हर बार इक्वेशन में मोशन ही क्यों लगाना है? वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? बॉडी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। बॉडी पर फोर्स लगी तो बॉडी चली होगी, यानी कुछ वेलोसिटी अटेन करी होगी। 0 काइनेटिक एनर्जी से कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया। काइनेटिक एनर्जी में बदलाव किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। क्यों नहीं उससे सोचते? हर बार वही v² - u² v = u + at, तो उससे भी जाएगा, लेकिन एक बार देखा जा सकता है, कोशिश करके देखो। हो गया? पहले वाले का आंसर आ गया, बोलो आंसर। मैं बताऊं? अच्छा मैं बताऊं, मेरे पास तो करे कराए क्वेश्चन हैं। 1.96 आ रहा है, G10 ले लेते हो, 2 आना चाहिए उसको। नहीं सॉरी, एक वर्क डन पूछा ना इसने। वर्क डन आ रहा है 882 882 जूल। फ्रिक्शन जैसा कुछ चीज भी है इसमें, तो फ्रिक्शन भी तो जोर लगाएगा, वो भी तो आपकी अप्लाइड फोर्स को कुछ कम करेगा, उसे भी कम करिएगा साथ साथ। क्वेश्चन ये वीडियोस देखे? पहला देखा, दूसरा नहीं देखा? कल ही तो ठीक। अच्छा कल ही तो ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, फ्रिक्शन निकाल लो। जब सारा निकल जाए उसके बाद क्वेश्चंस करने शुरू करो। चलो थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे यार। 882 के आसपास आए? सुहानी 882 के आसपास आए? नहीं आए अभी, कोई बात नहीं। हाँ जी आप लोग? S15 आ गया, S आ गया नहीं, S तो काफी बड़ा, तुम्हारी वाली वैल्यू से काफी बड़ा। 170 नहीं, इससे तो काफी छोटा है। तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। जो नेट फोर्स निकल रही है, तो मेरे को लगता है तुम फोर्स को मास से डिवाइड करे दे रहे हो। ऐसा तो नहीं हो रहा? एक्सेलरेशन कितना निकाला है? 3.5 ना, बस तो गलती हो गई, यही गलती हो गई। एक बात बताओ, फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा? म्यू mg, म्यू कितना है, मास कितना है, g कितना है, तो ये कितना है 2 × 0.98, तो यानी कितना हो गया? 2 × 16 इतने न्यूटन की नेट फोर्स आ गई, फ्रिक्शन की फोर्स। आपने कितनी लगाई थी? 7। तो नेट फोर्स कितनी आई? 7 में से 1.96 माइनस कर दो, 7 में से 2 माइनस कर दिया, ऑलमोस्ट कितना आ गया? 5.04 2.04 हुआ, सॉरी 5.04। तो इतने न्यूटन की नेट फोर्स आई। अब आप इसको मास से डिवाइड करिए तो आपका आंसर निकलेगा। इसलिए गलती हो रही होगी जहां तक मेरा ख्याल। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये भविष्य तोमर, ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं भाई? आपने अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 7/2 खत्म हो गई, 3.5 न्यूटन का फ्रिक्शन, वो 3.5 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन ये तो है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे इग्नोर कर दिया। अब आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा 5.04 को मास से डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और ये आ गया मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन निकला है ना। अब डिस्टेंस भी निकाल लो,
डिस्टेंस कैसे निकालोगे? S इज इक्वल टू UT टाइम है, हाँ है, चलो ठीक है। ठीक है, 100 का पूरा इस्तेमाल किया करो, ये 2 से 100 को मत काट दिया करो, मुसीबत होगी, फिर मल्टीप्लाई करो। 100 पड़ा हुआ है तो पड़ा है, तो जीरोस तो जितने बना सको उतने बढ़िया, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, ठीक है ना। अब 2 से मैंने इसको काट दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल से रख के, 126 मीटर है। अब मेरे ख्याल से जो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं यश बाबू, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास सारी आ चुकी हैं। नेट फोर्स आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्क, आप लोग गलत जगह बैठ गए वहाँ, आप लोगों को इधर इधर उतरवाना पड़ रहा है, देख ही नहीं पा रहा तुम लोग। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स, निकालो। सोच समझ के होश में आराम से जवाब दे। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन, देखो 3 फोर्सेस, 2 फोर्स लगी हैं आपके पास, एक तो आपकी अप्लाइड फोर्स है, एक आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, और एक आपकी नेट फोर्स है। तो सोच कर लगाना। तो कह रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। अब आंसर एक बार में सही बता, निकालो आंसर कितना आ रहा है? 880। अप्लाइड फोर्स कैसे निकाल? 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? जूल। अगले पे चलिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स निकाल रखी है, हाँ निकाल रखी है, 1 पॉइंट, और कितना चले हो? 126। निकालिए फटाफट, डिवाइड करिए। गलत दिखा रहा है बुक में से आंसर, गलत दिखा रहा है बुक में, गलत दिखा रहे हैं आंसर। क्या गलत हो सकता है? छोटा सा बोला, क्या बोला? नहीं, नेगेटिव 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 भाई। अभी तो तुम ऊपर क्या करके आए हो? अभी आपने साइन बताए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होता है, तो उसमें नेगेटिव लगाना चाहिए आपको। सोच के करो, देखो एनसीईआरटी बहुत स्पेसिफिकली चीजों को समझाएगी। आप पहला क्वेश्चन दिया, साइन कैसे कैसे आते हैं, वर्क कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। दूसरे सवाल में उसका यूज बता दिया उसने, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो पिछले वाले क्वेश्चन का यूज करोगे बिना माइनस आना चाहिए। बताओ कितना है माइनस? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्स किधर लग रही है, वो क्या कर रही है, वो आपके द्वारा किए गए काम को कम कर रही है। आप 7 न्यूटन लगाते, 126 मीटर चलाते, तो आपकी बॉडी जाती 882 मीटर, सॉरी आप वर्क डन करते 882 जूल, लेकिन उस वर्क को किसने कम कर दिया? फ्रिक्शन ने। वो कमी ही निकाल रहे हैं, वो कमी ही निकाल रहे हैं। -246.96 जूल आ गया। अब कहता है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वो आपको सिर्फ समझा रहा है इस क्वेश्चन में। नेट फोर्स कितनी निकली थी? 5.04 इनटू, एक और निकाल लो, फिर हम इसमें से कुछ समान निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगी हमारी कुछ चीज। मल्टीप्लाई कर दो बड़ा, कैलकुलेटर से कर दो, ना टाइम पे लगाओ, क्लास में मत लगाओ। घर पे कैलकुलेटर जो बच्चे लेके बैठते हैं ना, उन्हें पहले मालूम बहुत दिक्कत होने वाली है। या तो ये कि तुम्हारा चलो 1.5 घंटा तुम्हारा टाइम बच जाता है, कैलकुलेटर घर पे यूज ही मत किया करो। कितने की लंबी कैलकुलेशन है? कितना बेटा? 635.04 जूल। अब आप एक चीज नोट करो, एक चीज और कैलकुलेटर से कर लो। 880 जूल में से ये जूल माइनस करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। 882 में से इसको माइनस करो,
635.04 ये आ गया। ये सब समझा रहा है आपको कि जो वर्क आपकी फोर्स कर रही है, अप्लाइड फोर्स कर रही है, फ्रिक्शन उस वर्क को कम कर रहा है। कितना? 246। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये नेट वर्क डन आएगा आपको। आपने तो 7 न्यूटन लगाई थी, लेकिन 7 लगी कहाँ? फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? उसको कम कर दिया। तो नेट फोर्स कैसी हो गई आपकी? कम। नेट फोर्स कम हो गई तो आपका वर्क भी कैसा हो गया? कम। जितना पहले कर पा रहे थे अब थोड़ी उतना कर पाओगे। अब ये चेयर यहाँ रखी हुई है, मैं इसको हल्का सा ऐसे अप्लाई कर देता हूँ फोर्स, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो भागेगी दौड़ेगी बहुत आगे तक, वर्क ज्यादा होगा। लेकिन फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने भी अपना काम किया, फ्रिक्शन ने मेरे किए काम को कम कर दिया। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तुमने माइनस करके नहीं निकाला था, लेकिन तुमने सीखा कि हाँ हमारा अप्लाइड फोर्स का वर्क फ्रिक्शन ने कम कर दिया तो नेट फोर्स इतना, ठीक है ना? वो इसलिए हमने निकाला था। हमने आगे चलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर सिर्फ मैग्नेटिक जितनी भी चीजें हम अब तक पढ़ रहे हैं वो सभी स्केलर है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब वर्क डन, सब कुछ स्केलर है। डायरेक्शन की बात मत सोचो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड। बट इसमें तो माइनस आ गया ना, फिर -1.9 किसकी बात कर रहे हो? माइनस आ गया, हाँ अच्छी बात। अच्छी बात। क्योंकि एंगल वीडियो देख के आना था, अभी तो वीडियोस डाल रहा हूँ। कौन किस लिए डाल रहा हूँ? फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना एंगल आया? वर्क डन हो गया Fs cos 180 cos 180 -1, तो वर्क डन इज इसलिए आया। बताइए बताइए 635.04 निकाल क्यों रहे हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? वर्क डन। कितना वर्क किया आपने? तो यही एनर्जी में चेंज आया हो कि निकालना क्या? खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आप क्या हाफ एम करके भी देख सकते हो। अगर कर लिया, करना नहीं है, कर लिया तो अच्छी बात है, कंफर्म हो गया। बाद वाली एनर्जी निकालो, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल के। पहले वाली तो कितनी थी? 0, माइनस कर लो, यही आने वाला। दोबारा बोलो, आप हाफ एम वी स्क्वायर करो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर करो। यू स्क्वायर 0 है, वेलोसिटी निकाल लो। निकाली तो नहीं गई हमने? नहीं निकाली तो निकाल लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। यहाँ से वेलोसिटी निकल आएगी, यहाँ डाल देना। सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है आपको, और आना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप काम करोगे उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो वही सवाल समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आगे, हटा दो बोर्ड से सामान। अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्या करूँ? और क्या, ये तो खत्म है। इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? 0। फाइनल बची निकल। वेलोसिटी यहाँ से निकाल। है जी, अलग आ रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना आया? 25.2। ये आ गया हाफ इंटू मास इंटू इसका स्क्वायर, तकरीबन 600। बेटा यही आएगा, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। मैंने वो 0.2 छोड़ दिया, इसका स्क्वायर करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, अलग आ ही नहीं सकता भाई। अगला सवाल देखिए। इन क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देखने में डराने। क्वेश्चन आसान है। कह रहा है ये एग्जांपल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस के इन 1 डायमेंशन। V मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस। ठीक है, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन, वो जगह बताइए, इफ एनी, अगर है तो, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, कि पार्टिकल हो ही नहीं सकता। Also indicate the minimum total energy of the particle that particle must have in each case. Think of simple physical equilibrium. पहले वाले आर्टिकल को देखिए जरा। देखिए टोटल एनर्जी में 2 चीजें आती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव।
अब आप अगर देखें ए से पहले वाला, ए से पहले तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो क्या आएगी? E माइनस यू। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती है? तो कंफर्म E हैज टू बी ग्रेटर देन U। टोटल एनर्जी U से बड़ी ही होगी। अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई तो भी बराबर हो जाएगी, बस इतना ही फर्क आएगा। नहीं सुन, मैं दोबारा बोलता हूं भाई, अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो E माइनस यू में E बड़ा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव हो गए। अगर E और U बराबर हुए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती। जो कि हो नहीं सकती तो हम गलत कर देंगे। अब जरा A से पहले वाला हिस्सा देखिए। पहला पहली फिगर छोड़ा है ना ऊपर? अभी दो और छोड़ा है। चलो कोई नहीं, हम जब आ गई तो देख लेते हैं पहले। अगर A से पहले की रीजन की बात करता हूं तो A से पहले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी से ज्यादा है। यही केस नहीं बन रहा। काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई? नेगेटिव। हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन दिस रीजन, मना कर दिया। ऐसे ही ऊपर के दो में आ जाए। अब समझ में आ जाएगी। ढूंढो जरा और बताओ मेरे को। अच्छा, ये दो तुम छोड़ ही गए, बताइए। यही चीज इसमें लगाइए। ए से पहले तो कुछ है ही नहीं, ए के बाद पोटेंशियल एनर्जी टोटल से ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? जो कि हो नहीं सकती, मना कर दे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पर ए से बड़े में, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। एक्स अगर ए से बड़ा है, एक्स अगर ए से बड़ा है तो ये पूरा रीजन ऐसा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल से ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दिन क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने ध्यान से। ये देख, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। किसी भी बॉडी में ये हमने क्या करा? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कह लो, एक्स कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, पोजीशन कह लो। पोजीशन कह लो, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये पोजीशन आ गई बॉडी। कह रहे हैं बताइए किस किस डायमेंशन में बॉडी का होना संभव नहीं। हमने कहा जब भी ये x का वैल्यू, जब भी ये x का वैल्यू a से बड़ा होता है, x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल है, मत सोचो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, x कोई भी वेरिएबल हो सकता है। x की वैल्यू जब भी a से बड़ी होगी, इस पूरे रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ रही है। और अगर वो जीरो आएगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, जो कि नहीं है संभव। एनी वैल्यू ऑफ x, टेंशन मत ले, x कुछ भी नहीं है, x पोजीशन ले ले, x कुछ और ले ले, x इज एनी वेरिएबल। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई होता, इसमें जरूरी होता बताना, तो ये क्वेश्चन में देता, तुम्हें दिखाता। इसमें कहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया है। These are the examples of potential energy functions in one dimension. ठीक है? The total energy of the particle is indicated by cross. In each case, specify the region, अगर कोई है, in which the particle cannot be found for the given energy. ठीक है? कुछ भी हो सकता है, इसकी टेंशन मत लीजिए। आगे चलो। अगले वाले में देखिए जरा। अच्छा, पिछले वाले में एक चीज तो रह गई ना, उसने क्वेश्चन में ये भी तो दिया है, उसने कुछ और भी दिया, देखो जरा। इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। पहले केस में मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी हो? पहले केस में मिनिमम
टोटल एनर्जी कितनी। चलो दोबारा आएंगे पलट के, पहले इस एक पार्ट को प्रूव कर दे। कोई बात नहीं, ऐसे मुंह मत बनाओ, इस पे बताओ है, किसी पे भी नहीं है, किसी भी केस में नहीं आ रही। हर बार आपका टोटल एनर्जी कम ही रह गया है। इवन x की वैल्यू a माइनस में भी जाएगी तब भी ये ज्यादा ही है, तो इसका मतलब इसी किसी भी रीजन में नहीं मिलेगा। यहाँ पर है, यहाँ पॉसिबल है, a से पहले वाले में नहीं है, b से ज्यादा वाले में नहीं है, लेकिन a और b के बीच में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ रही है और टोटल एनर्जी इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि पार्टिकल इस रीजन में मिलेगा। अभी ये वाला पार्ट हमने छोड़ रखा, ठीक है। तीन ही, चौथे है, ये आ गया, ये आ गया 4। क्लियर कट रहो बिल्कुल। देखो ना, इसके बाद -a/2 से लेकर -a/2 से लेकर पीछे तक 0 यहाँ तक, -a/2 से पहले टोटल एनर्जी जो है वो ज्यादा ही है। एरो बना हुआ है ना -b/2। इस वैल्यू से पहले यहाँ पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल हो सकता है। सर देखिए ना, ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये टोटल एनर्जी से नीचे जा रहा है सर। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई एकदम से, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है, वो कांस्टेंट है। तो इस हिस्से में पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ गई, वो गलत हो गया, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ आई है, यहाँ हो गई माइनस में, और यहाँ से यहाँ आई है, यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ भी नहीं है, और यहाँ से यहाँ फिर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हमने नॉर्मल कर दी। अभी रह गई हमारी क्या पार्ट, मिनिमम एनर्जी दैट द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। सोचिए, The potential energy function for a particle executing simple, मैंने आपको उस दिन बताया था SHM क्या होता है, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होता है सेम एम्पलीट्यूड और सेम एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट। दोबारा बोलिए, पढ़ के मन बताइए। सेम सिंगल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। एक फ्रीक्वेंसी का मतलब है, दक्ष बाबू आप झूला झूल रहे हैं, 1 सेकंड में 2 बार यूं हो जाते हैं, तो हर बार 2 ही रहेगी। आप 1 सेकंड में हर बार कितना झूल पाएंगे, 2 ऑसिलेशन हो जाएंगी आपके ऐसे करके 1 सेकंड में। और क्या होगी फ्रीक्वेंसी, 2 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो वो कह रहा है जी फ्रीक्वेंसी सिंगल रहेगी और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब झूलते वक्त हम मैक्सिमम यहाँ तक ही जाते हैं, तो हर बार इधर ही जाएंगे, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, पानी में पत्थर मार दिया, पानी में पार्टिकल या तो यूं हिलेंगे या यूं हिलेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट, सिंगल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इज एसएचएम। चलिए, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय Vx = kx²/2, where k is the force constant की वैल्यू दे रखी है। फोर्स कांस्टेंट कहाँ पढ़ा था, हुक्स लॉ में, F = kx, where k is called फोर्स कांस्टेंट। याद नहीं, पढ़ के नहीं आ रहा बेटा, जब तक डंडा नहीं उठाऊंगा ना तो बात बनेगी। परसों से क्लास में ना मैं काम करता हूँ, वीडियो बनाने शुरू करता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो लाइव घर वालों के पास भेज दूँ, जैसे मैं पहले भेजता था। तो कम से कम घर वाले देख लेंगे क्या बच्चा पढ़ के आ रहा है, मेरा लाल मेरी रानी क्या पढ़ के आ रही है, तो पता चलता है। आगे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ Vx versus x is shown, show that the particle of total energy 1 joule moving under this potential energy must turn back when it reaches x is equal to ±2। देखिए क्या क्या, दो मिनट रुकना पड़ेगा।
कोई नहीं, क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी तो है ना, शुरू करो शुरू करो। कुछ नहीं, इसे कहते हैं मैकेनिकल मोड, लैपटॉप ठंडा करने का। मेरे को ध्यान नहीं दिया वो, मैंने हीटअप हो गया वो। करिए करिए, क्वेश्चन निकालिए। एनसीईआरटी तो रहे हो पूरा एनसीईआरटी। इतना दुखी हो नहीं, इसको याद रखना है। आराम से बैठ क्वेश्चन देखना, आधे टाइम झोला समझने लगे। चल जल्दी से पढ़ा, ला बेटा निकाल फटाफट क्वेश्चन निकाल। ये वाला क्या लिखा था, पढ़ो जरा एक बार फटाफट। आर्यन भी बहुत बीमार होने लगा। ये जो आपका पार्टिकल है, ये भी तो ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी का। और क्या होगी इसमें, यही होगी टोटल एनर्जी। क्या होगी इस पार्टिकल की जो एसएचएम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी। ये तो पहला समझ में आना चाहिए आपको कि लिखा गया है इसके अंदर। देखो देखो आगे देखो, चलिए कोई नहीं, सोचिए आगे सोचिए, क्वेश्चन को देखिए। ये ग्राफ कल करवाया भी था मैंने तुम्हें, करवाया था ना, भूल बहुत जल्दी जाते हो यार। आपको जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके, ये नहीं करवाया था आपको मैंने ऐसे वाला। तो इसमें कौन सा नया, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ किसका है, और ये ग्राफ किसका है। तो कुछ नया थोड़ी कर रहे हो यार, क्यों रहे हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो। देखो देखो यक्ष कुंडू पढ़ा करो उसको ध्यान से पहले। जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो क्वेश्चन को 3 में 4 बार पढ़ा करो। उसने कुछ टर्न बैक करने की बात करी है, पढ़ना क्या लिखा है, उसने कहा है शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक। बॉडी टर्न बैक कब करती है, ये आपका पेंडुलम जो था ये टर्न बैक कब करता है, जब यहाँ पहुंच जाते हो। जब यहाँ पहुंच जाते हो और जब यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि पार्टिकल कब जब टर्न बैक करेगा उस समय ये पार्ट कितना होगा, 0। सोचो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में आपको। ये 1 क्या दे रखा है, ये देखो ये टोटल एनर्जी दे रखी है 1 जूल। आंसर निकालो, प्लस माइनस अब बताइए मेरे पैक करके परेशान हो गए। बॉडी विल टर्न बैक फ्रॉम दिस। अब बताइएगा क्या, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, केवल हाफ के टोटल एनर्जी कितनी है, 1 जूल। ये कितना दे रखा है, 0.5। ये हाँ 4 आ गया। तो वो यूज नहीं करना था, तो बताना था कि बॉडी टर्न बैक कब करेगी। ये पेंडुलम यहाँ से इधर जाने के बाद टर्न बैक कब करेगा, जब भी टर्न बैक करेगा उस समय इसकी चलने वाली यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी हमने 0 करी, काइनेटिक एनर्जी 0 करी तो फिर टोटल एनर्जी केवल क्या रहेगी, हाफ। 1 जूल क्या दे रखी थी, टोटल एनर्जी, टोटल गेम। अगर वो है रॉकेट वाला केस, हाँ तो फिर अगला वाला कुछ केस है तुम्हारे पास, निकालो बुक में देखो फटाफट। उसमें कहा ये प्रूव करो कि बॉडी टर्न बैक कब करेगी, एसएचएम कर रही है बॉडी,
एसएचएम करने का मतलब ऐसे समझ, ये तेरी मीन पोजीशन है, ये पानी का पार्टिकल है, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाता है, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाता है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है इन दो पोजीशंस के बीच में। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जिस पार्टिकल की टोटल एनर्जी 1 जूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर तक जाएगा। 2 मीटर के बाद उसने टर्न बैक करना है। ये प्रूव करो, ये प्रूव करो, ऐसा बोला उसने। अब अगर वो पार्टिकल यहाँ से टर्न बैक करता है तो ये डिस्टेंस +2 या -2 होना चाहिए, ऐसा उसने प्रूव करने के लिए बोला है। तू यूज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम एनर्जी कौन सी वाली होती है, पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है एक्सट्रीम पर, 0। मीन पोजीशन से जब ये निकलेगा तो यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, ऐसा ही ऊपर हो जाएगा जैसा यहाँ हुआ। तो टर्न बैक तो यहीं से करेगा ना, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। पहले टोटल एनर्जी कौन कौन सी थी, पोटेंशियल थी और काइनेटिक थी। अब आप कह रहे हो टर्न बैक करने की बात बताओ, टर्न बैक करते वक्त तो ये होगा ही नहीं। अगर ये होती तो ये और जाता है, ये तो चलने वाली एनर्जी है, चलने की वजह से आती है, तो इसका मतलब चल नहीं रहा है यहाँ पर, तभी तो टर्न बैक करेगा। तो ये नहीं है, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, केवल हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स निकाला प्लस माइनस, वो आंसर अभी कर पहला वाला कहता है द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो केसिंग, जो रॉकेट की केसिंग होती है, फ्रिक्शन की वजह से जल जाती है। एट हुज एक्सपेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन। एक बात बताओ, रॉकेट में फ्रिक्शन हो ही क्यों रहा है, क्योंकि रॉकेट चल रहा है, क्योंकि रॉकेट चल रहा है। रॉकेट को मत चलाओ, फ्रिक्शन होगा, फिर केसिंग जलेगी नहीं। इसका मतलब रॉकेट के चलने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसी वजह से उसमें आग लगे। क्वेश्चन को दोबारा 3 बार पढ़ो, दोबारा 3 बार पढ़ो। एटमॉस्फेयर के पास एनर्जी है, एटमॉस्फेयर तो रॉकेट रुका हुआ है तब भी है, तब क्या कर लिया उसने, अब बताओ क्या करेंगे। एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये है कि केसिंग क्यों जली, केसिंग क्यों जली। एटमॉस्फेयर तो पहले भी था, अब भी है। रॉकेट रुका हुआ होगा तब भी एटमॉस्फेयर है, रॉकेट चल रहा है तब भी एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर तो कोई एनर्जी जलाने के लिए दे नहीं रहा अपनी एनर्जी। रॉकेट को आपने तेजी से चलाया तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से रॉकेट की केसिंग जल गई। रॉकेट को मत चलाओ फिर होएगा, इसका मतलब रॉकेट के चलने की वजह से ही आग लग रही है। तो रॉकेट का जो फ्यूल बर्न हो रहा है, रॉकेट की जो एनर्जी खर्च हो रही है, वही एनर्जी का एक हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ गई बात। इसके अंदर रॉकेट की ही एनर्जी रॉकेट को ही जलाने के काम आ रही है। ये लिखना है, लिख लो कोई। मैं कई बार तेरे को देखता हूँ, तो क्वेश्चन को कोई छुट्टी, क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं भी आता तो चुप होकर बैठ जाती है। चुप नहीं बैठना है, नहीं समझ में आए तो चुप नहीं बैठना है। अब तू 4 बार पढ़ ले उसको, मैं यही खड़ा हूँ। देखो, रॉकेट के केसिंग में आग लगी, क्यों लग गई, कारण बताओ, फोर्स बताओ कौन सी लगी, किस कारण से, किसने वर्क डन किया उसको जलाने के लिए, है? अरे बाहर आउटर दो, हाँ, जिसमें वो रखा हुआ है वो। रॉकेट चल रहा है, हाँ, स्पेस समझ में आपको क्या कह रहे हैं, डिसिपेट करना मतलब सराउंडिंग में चले जाना, ऐसा डिसिपेट हो गया, एनर्जी खर्च हो गई। जैसे कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वायर गर्म हो गया, वायर गर्म हो गया तो वायर की एनर्जी
हीट की फॉर्म में डिसिपेट सराउंडिंग्स में चली। अब पहला क्वेश्चन था केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। रॉकेट चल रहा है तभी तो फ्रिक्शन हो रहा है। रॉकेट चल रहा है तो किसके खर्चे पे चल रहा है? अपना ही फ्यूल जला रहा है, अपना ही फ्यूल जला रहा है, अपना फ्यूल जला रहा है और रॉकेट चल रहा है। और नहीं चलेगा, अपना फ्यूल नहीं जलेगा, तो चल रहा है इसीलिए जल रहा है। समझ में आई? नहीं चलेगा, नहीं जलेगा। ये देखो क्या कॉमेट क्या होता है? कॉमेट होता क्या? नहीं, कॉमेट प्लैनेट नहीं होता। चलो तो मैं समझ में आ गया ना, कोई पत्थर है। Comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to sun is not normal to comet's velocity in general. Yet the work done by gravitational force over one complete orbit of the comet is zero. Why? क्या? पढ़ा नहीं है आपने सवाल, पढ़ा नहीं है आपने सवाल। वो कह रहा है कामयाब, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल, माने परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल टू कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। आप ये बता रहे हैं मुझे कि बॉडी गोल गोल सॉरी, आप मुझे ये बता रहे हैं कि बॉडी गोल गोल घूम रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वेलोसिटी इधर को एंगल 90 डिग्री आ गया तो वर्क डन जीरो हो गया। वो कह रहा है इट इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल, येट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर वन कंप्लीट ऑर्बिट इज जीरो। व्हाई? परसों ही करा, परसों ही करा। एक कंजर्वेटिव फोर्स जैसा कुछ पढ़ा था हमने, पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया गया काम या उनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। और एक लाइन ऐड करी थी हमने नोट करके कि एक राउंड ट्रिप में फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होती। एक राउंड ट्रिप में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया काम जीरो होता है। एक राउंड ट्रिप में, जैसे आप अपने घर से यहाँ आए, यहाँ से वापस चले जाएंगे, इसे राउंड ट्रिप भी बोलते हैं। राउंड मतलब हमेशा गोला नहीं होता, राउंड मतलब जहाँ से चले वापस वहीं पहुँच गए। तो राउंड ट्रिप में ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा किया गया काम कितना आएगा? जीरो। कहीं नोट कर लेना, इसको लिख लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स एरो लगा के लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स एरो लगा के लिख लो, वर्क डन ओवर है कंप्लीट सर्कल राउंड ट्रिप जीरो। बस 3 लाइन। ठीक है, मुझे पसंद आ रही है, बोलिए आ जा रही है। अच्छा बोलिए आ रहा है, पता है बहुत ज्यादा आ रहा है। अगला देखो तीसरा। अच्छा यहाँ है तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द, समझ में आया क्या करना है? ये क्यों घूम रहा था कॉमेट इसके चारों तरफ? क्योंकि सन के ग्रेविटेशनल पुल ने इसको बांधा हुआ था। ठीक, अब वो कह रहा था, बार बार वो कह रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सन के चारों तरफ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी में 90 का एंगल बने। समझ लो बात? ये हो तो हमें समझाने में कोई मुश्किल ही नहीं है। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो। अर्थ के चारों तरफ जब सन चक्कर, उल्टा बोलो, जब सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है तो ये जो ऑर्बिट है इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं बोलूंगा, इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। इट कैन बी कंसिडर्ड सर्कुलर, इट कैन बी कंसिडर्ड सर्कुलर। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अर्थ की जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी लेंगे वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसने लेकिन केस कुछ और दिया, उसने कहा कि कॉमेट्स जो हैं वो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो हर बार जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी हो? परपेंडिकुलर। फिर वर्क डन जीरो क्यों होता है? पाथ कैसा भी हो, अगर राउंड है, क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा? जीरो।
ये सब है। ये पता नहीं हमने प्रूव किया था क्लास में, भूल गई हमने प्रूव किया था। एप्सन वीडियो में देखा, लाइक भी किया था तो वो घंटी वाली बटन जो है देख, इसको मैं उल्टा समझाता हूँ, सिंपल समझ लो। आप लोग करें अगला पार्ट समझो, आप अगला समझ कौन सा लगे, सी और डी दोनों। आप एक बॉडी को यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप फोर्स, आप यहाँ से बॉडी को यहाँ लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, वेट किधर है, नीचे है, कितना एंगल हो गया, वर्क कितना हो गया, हो गया। अब ऊपर से नीचे ला रहे हैं, पहले आप नीचे से ऊपर ले गए, अब आप ऊपर से नीचे ला रहे हैं, वेट किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, अब वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना है, क्लोज फिट, क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को क्लियर करें। फ्रिक्शन में किया था हमने, फ्रिक्शन भी देख लो, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, फ्रिक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, वर्क डन कितना आएगा, ठीक। अब आप क्या करा आपने, अब आप इसको उठा के यहाँ ले रहे, दोबारा वहीं जहाँ से चले, फ्रिक्शन किधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर लगेगा, वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 तो नहीं है, इसका मतलब कंजर्वेटिव। हाँ अच्छा, अगले वाले का कुछ हुआ, अभी लड़कों की तरफ से बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, गलत बात है। Artificial satellite orbiting the Earth is in a very thin atmosphere, loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why then does the speed increase progressively as it comes closer and closer to the Earth? Force inversely proportional है r के mv square by r. Resistance कम हो रहा है तो force बढ़ रही है, force बढ़ रही है तो एक का मतलब ये धरती पे गिर जाएगा, फिर क्या होगा? मुझे ये पूछ रहा है कि स्पीड इंक्रीज क्यों है जब वो अर्थ के पास आ रहा है, ऐसे कह रहे क्लोज आ रहा है, मतलब क्लोज माने रेजिस्टेंस बीच का रेडियस कम हो रहा है, उससे फोर्स बढ़ रही है, तो फोर्स को अंदर खींचती है, ये स्पीड क्यों बढ़ रही है? फोर्स को अंदर खींचती है, ये स्पीड क्यों बढ़ रही है? सेंटीमीटर फोर्स तो बेटा सेंटर की तरफ खींचेगी ना, वो तो अपनी तरफ खींच रही है, तो लेकिन स्पीड क्यों बढ़ रही है? ऐसे ऐसे घूमने लगेगा तेज तेज। क्वेश्चन समझ लो क्या अंग्रेजी पढ़ सी पर दोबारा पढ़ो, कई बार पढ़ो, समझना है। अच्छा फिर सर उसके एक पॉइंट पे जाके जो वो टिकट पहुंच रही सैटेलाइट, तो एंड तो कैसे आएगा? एंड नहीं होता। हाँ आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को सोचकर चला कीजिए। जैसे जैसे ये बॉडी अर्थ के पास आती चली जाएगी, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोच के देखो इस बात। आप अभी तो फिलहाल मैं MGH ही बोलूंगा, बाद में तो अरे यार क्या करूं दोबारा। अभी तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी MGH कर देता हूँ, बाद में आप पढ़ोगे MGH अपॉन 1 + h/r, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। फिलहाल ऐसे सिंपल बात करो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये तो जानते हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब वो कह रहा है अर्थ की पास आ रहा है, पास आ रहा है तो क्या कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो फिर क्या बढ़ रही होगी? क्योंकि टोटल एनर्जी हैज टू बी इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से सोचिए। उसकी स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक एनर्जी कम होती चली जा रही है और दूसरी एनर्जी, टोटल एनर्जी हैज टू रिमेन सेम, इसलिए। हाँ कौन डिसिपेट करना लिखा है उसने? gradually due to dissipation against फिर तो कैसे समझे? डिसिपेट तो हो रहा है,
क्या लगता है तुम लोगों को? डिसिपेट अगर हो रही है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कम ही होगी, फिर कैसे करें? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं लग रहा है तुम्हें कि धरती पे आ गिरेगी? लगता नहीं है? अगर लगातार लूज होती, भले वो तेज तेज घूमने लगे, लेकिन अगर वो धीरे धीरे डिसिपेट करती रही एनर्जी तो गिर जानी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन हाँ, वो फास्ट वेलोसिटी न्यूक्लियस में इग्नाइट नहीं करता। करेगा अगर वो फास्ट स्पेस में। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ कैसे समझाऊँ मैं? ग्रेविटी, हाँ क्या बताओ, समझाओ कैसे? इस हिसाब से तो गिर जाएगा ना ये। तुमने कभी गिरती सुनी है? कभी न्यूज़ में सुना सैटेलाइट गिर गई? तो फिर ये तो यही कह रहा है, यही समझा रहा है आपको। लगाओ दिमाग, यक्ष लो बेटा, इसमें कंसेप्ट ही नहीं है, दो चार तरह की चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। ये तो केवल थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचना है चीजों। चलो नहीं यार, कोई क्वेश्चन मार्क लो, नहीं यार तो बिल्कुल ही समझ में ना आए तो क्या करो, छोड़। चलो अब अगला वाला देख, ये आदमी रस्सी पकड़ खींच रहा है। इसमें तुम बहुत क्लोज पहुंच के, और सेकंड केस में वर्क एनर्जी क्या कह रहा था वो, एक आदमी ऐसे सामान को उठा के लेके जा रहा है और दूसरे वाले में द रोप गोज ओवर ए पुली, मास ऑफ 15 kg है, ठीक है। किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? सेकंड केस में ज्यादा होगा, क्यों होगा? आप गौर से देखिए, फर्स्ट वाले केस में ये उठाने के लिए फोर्स ऐसे लगा है, जा रहा है आगे की तरफ, कितना एंगल आ गया, वर्क डन कितना आएगा, इसमें तो बात ही मतलब। इस केस में हो रहा है, इस केस में जो भी वर्क डन हो रहा है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस केस में तो वर्क है, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो आप ऊपर की तरफ, तो वहां तो आप काम कर रहे हो, लेकिन इस केस में आपका वर्क डन जीरो। पुली को किस बात के पैसे देते हो? पुली को समझाओ बेटा, वर्क डन तेरा जीरो है, तूने एक सामान ऐसे उठाया मेरा, तू सीधा चला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल है, वर्क डन जीरो है, पैसे किस बात के मांग रहे हो? बताओ साफ, तुम्हारे को तुम पढ़ रहे हो उस बात को कि वर्क डन जीरो होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल, कितना है आपके पैसे दे रहे हो उसको? मिक्सिंग लेके जाना उनके पास, नहीं ऐसी बात नहीं बनेगी, वर्क तो किया ही नहीं आप। सोचो, फ्रिक्शन तो हम पढ़ चुके, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में एक जगह हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट। अरे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर लिखते हो? mg लिखते हो ना, तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। पहले पुली 60 किलोग्राम का था, पहले पुली 60 किलोग्राम था तो F फ्रिक्शन था। अब पुली ने 20 किलो का वजन आपका अपने सिर पर रख लिया, तो पुली का वजन कितना हो गया? 80 kg, तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया। तो आप पुली को पैसा देते हो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने, आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया, इसलिए आपने उसको पैसा दिया। ये तो वर्क डन कितना है? तो इस केस में ज्यादा वर्क होएगा, इस केस में कोई वर्क नहीं। ठीक है, हटा दो। अगले देख रहे हो कि ज्यादा न्यूमेरिकल आया ही नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही इतना हो रहा है। वैसे पिछले वाले को बेकार ही छोड़ दिया, कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, तुम पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट। चलो कोई नहीं, हटका रहते, कम से कम कोई तो पड़ेगा। तुमने सारी तो बातें बता दी थी। अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। टाइम खराब करो, आगे चलो। 5.95 5.95
मैं भूल गया इलास्टिक कोलिजन कौन सा था? जिसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वो परफेक्टली इनइलास्टिक था कीचड़ वाला। जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। तो दोनों में फर्क सिर्फ किस चीज का है? काइनेटिक एनर्जी। किसमें कंजर्व नहीं थी? इनइलास्टिक में। बस यही फर्क था। होमवर्क देखते हैं ना, इनकी एनर्जी मिनिमम एनर्जी वाला पार्ट नहीं करा है। और 5.5 का सी बड़ा, वैसे छोड़, चलो कोई नहीं, छोड़ो, चलो आप 5.9 जरा देखो क्या है पूरा सामने। वन डायमेंशनल एक डायमेंशन में चलते जाना, सीधा 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 सीधा, दो डायमेंशन में जाना ही नहीं। जैसे एक चींटी है, वो इस लाइन पे चलते जा रही, 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 तो एक्स ही बदल रहा है। लेकिन अगर वो चींटी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो उसका एक्स भी बदल रहा है और उसका वाई भी बदल रहा है। तो 2 डायमेंशन। और एक मक्खी यहाँ पर उड़ रही है, इधर भी जाती है, एक्स में भी जाती है, वाई में भी जाती है, जेड में भी जाती है, तो सब कुछ बदल रहा है। 3 डायमेंशन। 5.9 सोचिए, a body is moving unidirectionally, माने एक ही डायरेक्शन में जा रही है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। m1 l2 -3 बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे में बहुत टफ दिया हुआ है क्वेश्चन समझाने के लिए। अब देखो ये कह रहा है कि पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। नहीं क्वेश्चन दूसरा है, सॉरी मैंने तो गलत पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया मैंने तो। अब पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैंने क्वेश्चन नीचे वाला कर दिया पहले। द पावर डिलीवर्ड टू इट, अरे तो कर चुके यार, देखो जरा आसान सा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। पावर का फॉर्मूला जहाँ लिखवाया था वही लिखवा रखा है आपको, जहाँ पावर का फॉर्मूला लिखा था वही मिल जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर के दो ही तो फॉर्मूले आपने लिखे, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क क्या लिखा? एफ डॉट एस बोलो, ये वेलोसिटी हो गई, एफ डॉट वी। ये दो पावर के फॉर्मूले लिखे हैं। मेरे को क्या कह रहे हो? ये तो लड्डू क्वेश्चन। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, वन डायमेंशन मोशन में, कितनी पावर डिलीवर करेगा? एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, एक लाइन का क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ठीक जा रही है, बहुत बढ़िया। पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हो गया m इंटू ए इंटू वी। अब आपको ये नहीं मालूम वेलोसिटी कितनी हो गई, उसने बोला है बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, फिर आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसको चला दिया, तो पावर नहीं बता आपको टी टाइम के बाद पावर बताना किसके प्रोपोर्शनल है। माने आपको वेलोसिटी भी तो नहीं मालूम है, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? u 0 है तो v की जगह क्या डाल दिया आपने, तो क्या आ गया? ये पावर आ गया ma स्क्वायर इंटू टी, बॉडी का मास कांस्टेंट और कांस्टेंट ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पावर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? चले बेटी थोड़ा सा और आगे जाना।
बॉडी इनिशियल किस वेलोसिटी पे थी? 0। आपने क्या करा दिया उस पर? फोर्स लगाई होगी, फोर्स लगाई होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। उससे आपसे पूछा है पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t। हटा दूं? हटा दूं? नेक्स्ट वाला देखो, उसमें पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो जरा इधर। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने मुझे लिखवाया, mL2T माइनस। क्या कह रहा है? बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर कांस्टेंट है, जिस भी सोर्स से हम उसको चला रहे हैं। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू बॉडी की पावर कांस्टेंट, बॉडी का मास कांस्टेंट, तो L² किसके प्रोपोर्शनल आ गया? इसके नीचे आ जाएगा। और अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो टाइम के किस वैल्यू के प्रोपोर्शनल आ गया? t की पावर 3/2। इसको ऊपर ले जाइएगा, पावर पॉजिटिव। ये असल में काफी इंटीग्रेट करके निकाल रखा है, चक्कर बना के सीधे निकलेगा। अगला देखो, अब सारे क्वेश्चन करने हैं। बता दो। A body constrained to move along z-axis of a coordinate system is subject to a body constrained to move along z-axis. Body को z-axis पे चला रहे हैं। Is subjected to a constant force. एक force लगा रहे हैं और वो body z-axis के along move कर रही है। ठीक है? Force दे रखी है। I J के बताइए, X Y Z बताइए। What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter? जब z पे चल रही है तो z एक्सिस का कोऑर्डिनेट बदलेगा। z एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? वो यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? ठीक है। यानी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो इस तरफ ही आ रही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इनटू F डॉट S। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो कैसे करते हो? I के नंबर को I से मल्टीप्लाई करते हो, J के J से और K को K से। I और J इसमें तो है, इसमें तो है ही नहीं, क्या मल्टीप्लाई करोगे बच्चा? K 3 into 4। आंसर कितना आ गया? डॉट प्रोडक्ट आता नहीं आता। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने कुछ कराई, मैंने दो वेक्टर्स लिए, माइनस आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, इसको प्रोडक्ट किया 4k कैप के साथ किया। ना आपको बताऊं, i डॉट आई 1, ठीक, लेकिन i डॉट आई कुछ नहीं, i डॉट के 0, j डॉट के k डॉट के 1, तो 3 into 4 12। ठीक, अगले पे चलिए। बॉडी कौन से एक्सिस पे चल रही है वो भी देखो ना। जेड, अच्छा वो नहीं, ऐसा ना करें, तो धीरे धीरे पढ़ाओ। एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और डिटेक्टेड इन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 keV। मैं आपको keV के बारे में पहले ही बता चुका हूं। एक eV का मतलब होता है -19 जूल। और अगर आप बोलोगे keV तो किलो और लगा लो, किलो मतलब किलो माने 1000, किलो माने 1000, तो ये 1000 से और मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 8। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 keV और प्रोटॉन की एनर्जी है 100 keV। विच इज फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन? छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन।
छठी क्लास का बच्चा भी करता है, इतना आसान है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएगा। ठीक, 10 keV का मतलब कितना होगा? मास वास दे रखे होंगे नीचे आपको, सब कुछ दे रखा है। क्या निकालनी है? पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल लो, इलेक्ट्रॉन का मास रखो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल लो, प्रोटॉन का मास रखो, प्रोटॉन की वेलोसिटी निकाल लो, पता लग जाएगा। कर लोगे? और एक तरीका भी कर सकते हो, इन्हें डिवाइड ही कर लो। तो ये 10 की पावर छेड़नी नहीं पड़ेगी। आप डिवाइड कैसे? रेशो ले लो, मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको कन्वर्जन भी नहीं करना पड़ेगा, इस एनर्जी की यूनिट इससे कट जाएगी सीधी सीधी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसके बराबर है? 10 keV। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की वेलोसिटी, ये लो तो और आसान वैल्यूज दे रखी है मास की। लेटेस्ट रॉकेट चला कि नहीं चला? कहाँ जाना? घर जाना? चले जाओ। मैथ्स की क्लास करनी करो फिर आज बहुत जल्दी करो, मैं रिकॉर्डिंग करने दूँ। आगे चलो रेन ड्रॉप देखो। छुट्टी ना करा दो यार तुम लोग। A raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration. Decreasing acceleration मतलब retardation. Decreasing acceleration मतलब retardation. ठीक है ना? नहीं, सही कर दो। नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है रिटार्डेशन, फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होती है? क्या मतलब? ध्यान रखिएगा इस बात। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन तो हो रही है, कम कम हो रही है। पहले वेलोसिटी 10 बढ़ रही थी हर सेकंड में, अब 9 बढ़ रही है, अब 8 बढ़ रही है, अब 7 बढ़ रही है, अब 6 बढ़ तो रही है। एक्सेलरेशन तो है, बस घट रहा है, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। क्यों हो रहा है? कह रहा है जी विस्कस फोर्स लग रही है, एयर ऐसे उसको धक्का मार रही है ऊपर की तरफ नीचे आने से, तो विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ एयर की वजह से एक्सेलरेशन 9.8 नहीं है, उससे कम है, कम होता जा रहा है until at half the original height। जितनी हाइट से वो गिरा, यहां से गिरा, मान लो ये अर्थ से किया गया, आधी हाइट तक, यहां तक, जब वो यहां पहुंचा तब तक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन था, कम होता जा रहा था। और उसके बाद जो भी वेलोसिटी यहां रही होगी, उसमें बाकी का बचा हुआ आधा सफर उसी वेलोसिटी से पूरा है, ऐसा इसमें लिखा है। कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। टाइम हो गया, लेकिन इतना बता जाता हूँ आपको, दोनों ही केस में वर्क सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्यों सेम है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस हाफ एज वेल एज इन दिस हाफ विल बी सेम। ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी। कैसे?
जी कहाँ सेम हो रहा है? वो कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कम होता जाएगा। अर्थ तो उतनी लगा रही, बात तो ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतनी है, लेकिन एयर उसको रेजिस्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल पुल तो उतना ही है और ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी की उतनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी उतना ही है। तो वर्क डन दोनों केस में कैसा आएगा? सेम आएगा। फिर मैं यहाँ उलझने की जगह ये वाला वर्क डन निकाल लेता हूँ, वही वाला ये आ जाएगा, निकाल लो। आज इतना ही कर